Hello, my dear students. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. सो यहाँ पर आज जो क्लास हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी एम पी एस 001 की क्लास. सो गाइज, एम पी एस 001 के काफ़ी सारे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है. लेकिन अब अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी. इसी वजह से आज मैं आप सभी के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ. यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज रिवाइज करेंगे. जो भी आपके इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनमें से किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसका आंसर आपको कैसे करना है. बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स. लेकिन यहाँ पर अब की बार मेरी पहले की वीडियोस की तरह आपको डिटेल्ड आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. अगर आपको सेम टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग जो मैंने प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज बना रखी है ना डिटेल वीडियोस, आप लोग उन्हें देखिए, ठीक है. बाकी अगर अभी मैं यहाँ पर क्या अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मेरे वो वाले वीडियोस देख लिए हैं एंड नाउ यू आर रिवाइजिंग, ठीक है. फिर भी अगर अभी यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो एग्जाम से केवल एक दिन पहले ये वीडियो देख रहा है, वो इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि यहाँ से भी वो काफ़ी कुछ सीख कर ही जाएगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी इट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 है उसका नाम भी यही है, और कभी कभी ये एज अ क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या होता है. तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट सारी चीज़ें समझेंगे. तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोग सबसे पहले डिफाइन करोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है. यहाँ पर हम लोग बताएंगे दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ फील्ड that deals with ideas, concepts and principles related to politics, governance and the state. ठीक है. तो थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम वेरियस आइडियाज़ को पढ़ते हैं एंड वेरियस आइडियोलॉजीज़ को पढ़ते हैं. जो हमारे काफ़ी सारे अलग अलग थिंकर्स थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ दी, उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी को हिंदी में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं. अब राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन क्षेत्र है वह क्या है, राजनीति, शासन और राज्य से संबंधित जो भी हमारे विचार, जो भी हमारी अवधारणाएं और जो भी हमारे सिद्धांत हैं ये उनसे जुड़ा हुआ है. यह राजनीतिक प्रणालियों, विचारधाराओं और व्यवहार को समझने में क्या करता है, हमारी मदद करता है. अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें आइडियोलॉजीज़ की, तो आइडियोलॉजीज़ को हम लोग कहते हैं हिंदी में विचारधारा. तो पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से हम अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं उनको समझ पाते हैं. जैसे कि हम समझ पाते हैं कि लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद क्या होता है ना, और हमें कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं और इन आइडियोलॉजीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, हम वो भी अच्छे से समझ पाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से. जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो जो हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प करती है ना. पॉलिटिकल थ्योरी से हमें पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे डिसीजंस को, हमारे जो डिसीज़न होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं. जैसे कि थ्योरी में हम लोग बच्चों राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. राइट्स में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं. तो इससे क्या होता है कि थ्योरी से हमें ये पता लगता है कि जो पॉलिसीज सरकार बनाएगी वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाएगी, ठीक है. तो राजनीतिक सिद्धांत नीतियों और निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दार्शनिक आधार प्रदान करता है. फिर यहाँ पर जो है ये हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यानी कि जो हमारी आलोचनात्मक सोच होती है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है. तो वेन एवर वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इट एनहांसेज आर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू एनालाइज पॉलिटिकल सिचुएशंस, एक्शंस एंड आइडियोलॉजीज. तो यहाँ पर हमारी जो आलोचनात्मक सोच है, जब ये उसको बढ़ावा देता है तो हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं, इसकी वजह से हम लोग एनालिसिस सीखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्यों हो रही है, ठीक है, उसको एनालाइज करना हम लोग सीखते हैं. साथ ही साथ वेरियस आइडियोलॉजीज़ के बारे में हमें पता लगता है. तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को राजनीतिक स्थितियों, क्रियाओं और विचारधाराओं का अधिक सूचित तरीके से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है.
फिर यहाँ पर है हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्ररी रेलेवेंस। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इतिहास की, तो ऐतिहासिक तौर पर जो सरकार है वो कैसी होती थी, सरकारें कैसे काम करती थी, और आज जो है सरकारें कैसे काम कर रही हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, अगर हमें ऐतिहासिक और समकालीन चीज़ें सारी की सारी राजनीतिक प्रणालियों के बारे में जाननी है और ऐतिहासिक घटनाओं को समझना है, तो यहाँ पर भी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग पावर एंड जस्टिस। तो कैसे जो है पॉलिटिकल थ्योरी वो पावर और जस्टिस को समझने में हमारी हेल्प करती है। पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग पावर को समझ पाते हैं, न्याय क्या है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी, राइट्स, ये सारे की सारी चीज़ें, ठीक है, इन्हें हम समझ पाते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन गवर्नेंस। और जब हम गवर्नेंस करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी की एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलती है। सो द पॉलिटिकल थ्योरी इज यूजफुल इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गवर्नेंस एज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारी हेल्प करती है ये समझने में कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, ठीक है, और जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स के बारे में भी हमें समझ में आता है पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से। तो राजनीतिक सिद्धांत शासन के व्यवहारिक अनुप्रयोग में उपयोगी है क्योंकि यह समझने में मदद करता है कि सरकारों को कैसे कार्य करना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत से हम लोग समझ पाते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए और जो हमारे नागरिक हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। देन फिर हमारा है इसका एक और कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं ये उन्हें गाइड भी करती है, तो राजनीतिक क्रिया पर यह प्रभाव डालती है। और अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन पाते हैं क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें जस्टिस पता लगता है, न्याय पता लगता है, सॉरी न्याय तो जस्टिस ही है, इक्वालिटी के बारे में पता लगता है और लिबर्टी के बारे में पता लगता है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जिसकी वजह से हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन पाते हैं, एक सूचित नागरिक बन पाते हैं और सिटीजनरी में एंगेज होते हैं, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चनिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब यहाँ पर आप जो अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है उससे कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग पावर है, ब्रेन की जो सोचने की शक्ति है, ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी सरकार कुछ भी गलत करती है तो हम उसको समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हमें पहले से ही कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय ले लिया तो वो न्यायोचित है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी। तो यहाँ पर जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि सरकार कैसे काम करती है और यहाँ पर पारदर्शिता भी हमारी बढ़ जाती है। हम जो है सवाल उठाना सीख जाते हैं, सरकार के कार्यों पर हम जो है सवाल उठा सकते हैं अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लें। फिर आपकी यूनिट 2 है डेमोक्रेसी। तो यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करो, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी के आपसे फ़ायदे पूछे जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसके क्या फ़ायदे हैं ये बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? तो जो डेमोक्रेसी है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार का सिस्टम होता है जहाँ पर जो पावर है, पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, जो लोग हैं उनके पास क्या होती है, जनता के हाथों में शक्तियाँ होती हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि किसी किसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पर जनता के पास शक्ति होती है डायरेक्टली। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो यहाँ पर भी जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कैसे, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
ठीक है। सो इट एम्फेसाइजेस पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर जो हमारी लोकतंत्र में क्या होता है कि भागीदारी, समानता और स्वतंत्रता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो बच्चों, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो आपके सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा छोटी कंट्रीज में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई छोटा मोटा निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर सारे के सारे जो नागरिक हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं और उस मुद्दे पर अपनी अपनी वोटिंग करते हैं। वो होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग इंडिया में पंचायती राज सिस्टम में देख सकते हैं, जिसमें जितने भी 18+ जो लोग होते हैं वो पंचायत में जाते हैं। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी कंट्री की, अगर बड़े लेवल पे हमें ये डेमोक्रेसी लेकर आनी है तो उसमें हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ऑफिशियल्स को इलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं। एक है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, और एक दूसरा क्या है आपका अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपने चुने हुए अधिकारी जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे आपके डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को, कि हम कैसे कह सकते हैं कि किसी देश में डेमोक्रेसी है। वहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा जब हम कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेमोक्रेसी की जो कंट्री होगी वहाँ पर हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक समानता देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर राजनीतिक तौर पे सभी लोग समान होंगे, जैसे कि इंडिया में हर एक 18+ जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और जेंडर। वहाँ पर हमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स मिलेगा, मेजॉरिटी का रूल मिलेगा, ठीक है, बहुमत का शासन होगा। जितने भी अल्पसंख्यक होंगे उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। जैसा हम लोग इंडिया में देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देकर, ठीक है, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देकर माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, और वहाँ पर रिस्पेक्ट होगी इंडिविजुअल फ्रीडम्स की। उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर इलेक्शंस का क्या रोल होता है। बिना इलेक्शन के क्या डेमोक्रेसी संभव है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन के बिना क्या डेमोक्रेसी हो सकती है। इस तरह से आपसे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बच्चों, जो इलेक्शंस हैं दे आर फंडामेंटल मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। इलेक्शन की बिना कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए। तो नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों को चुनने और उनके कार्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का यहाँ पर अवसर मिलता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें नागरिकों के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो स्वतंत्र नागरिकों द्वारा सक्रिय राजनीतिक भागीदारी पर यह निर्भर होता है, यानी कि सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है डेमोक्रेसी में। जो नागरिक हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सारी की सारी प्रोसेस में। डेमोक्रेसी के अंदर हमें मेजॉरिटी का रूल देखने के लिए मिलता है और माइनॉरिटी के राइट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो मेजॉरिटी रूल पर फोकस करती है, बट इट ऑल्सो एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो वो लोग जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है उन लोगों को भी डेमोक्रेसी में अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के अंदर हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो मुस्लिम्स के राइट्स को डिनाई कर दिया जाएगा या फिर क्रिश्चियन के राइट्स को डिनाई कर दिया जाएगा। जो भी लोग अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या कम है उनको भी अधिकार दिए जाएंगे। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो है वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, वो सब हमें डेमोक्रेसी में मिलते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच इंजॉय करते हैं, फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों को भाषण, सभा, धर्म जैसी स्वतंत्रताएं होती हैं।
अब क्या क्या चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के सामने। अब डेमोक्रेसी के चैलेंजेस का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अलग अलग चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के। सो डिस्पाइट इट्स बेनिफिट डेमोक्रेसी फेसेस चैलेंजेस सच एज करप्शन। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी चीज क्या दिखती है, करप्शन दिखता है, भ्रष्टाचार होता है डेमोक्रेसी में, वोटर अपैथी, मतदाता उदासीनता, लोग वोट ही देने नहीं जाते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब यहाँ पर आता है अकाउंटेबिलिटी की बात, कि जो जो डेमोक्रेसी है उसका एक की फीचर है वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका उत्तरदायित्व होता है सरकारों का, क्योंकि वे चुनावों, मीडिया और नागरिक समाज के माध्यम से जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी में आप अगर ये वाला जो पॉइंट है ये आप अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके कंक्लूजन में आप लोग ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में फैल चुकी है। कई सारी कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है थ्रू दो challenges remain in fully realizing democratic ideals। हालांकि हमें क्या दिखता है कि आदर्शों को पूरी तरह से लागू करने में चुनौतियां होती हैं। किसी भी आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपना लो, हर किसी में कुछ ना कुछ आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 3, जिसके अंदर हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे राइट्स होते हैं दे आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट दैट इंडिविजुअल हैव इन सोसाइटी। तो जो राइट्स होते हैं ये हमारी फ्रीडम्स होती हैं जो हर एक इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी में मिलती हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो राइट्स हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, मूलभूत होते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, जैसे कि आपके नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड योर सोशल राइट्स। तो नेचुरल राइट्स हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो हमें जन्मजात ही मिल जाते हैं। नागरिक अधिकारों में हमारे वो सारे अधिकार आते हैं जो एज अ नागरिक हमें मिलते हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने की आज़ादी, पूरे देश में कहीं पर भी बस जाने की आज़ादी। राजनीतिक अधिकार में आता है आपका वोट देने का अधिकार, ठीक है, और आपका सरकार बनाने का, पार्टी बनाने का अधिकार, पार्टी में पार्टिसिपेट करने का अधिकार। आर्थिक अधिकारों में आपके वो अधिकार आते हैं जैसे कि आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो, काम धंधा शुरू कर सकते हो। सामाजिक अधिकार में आपके आते हैं कि इसके अंदर आपको अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, ठीक है, कास्ट के बेस पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारे आपके सामाजिक अधिकार होते हैं। अब जो यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, तो बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी लेता है। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पहले किसी निचली अदालत में जाएं, फिर हाई कोर्ट में जाएं, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारा होता है राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ। सो फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मूल अधिकार या फिर आपके मौलिक अधिकार। उसके बाद बच्चों होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स होते हैं यूनिवर्सल राइट्स जो कि पूरे यूनिवर्स में हर एक इंडिविजुअल को मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी कुछ भी हो, वो मेल हो फीमेल हो, कुछ भी उसकी एथनिसिटी हो, यानी कि अफ्रीका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, चाहे उसका कुछ भी रिलीजन हो, ठीक है, उस इंसान की डिग्निटी, उसकी फ्रीडम और उसकी इक्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। तो ये होते हैं आपके क्या, मानव अधिकार, जो कि आपके सार्वभौम अधिकार होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिविल राइट्स की। तो सिविल राइट्स जो होते हैं प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेजेस होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को मिलते हैं कानून के द्वारा, जैसे कि एज अ कानून, सॉरी, एज अ नागरिक या एज अ सिविलियन, ठीक है, आपने देखा होगा ना सिविलियन वर्ड बहुत बार यूज होता है। जो आपके सिविल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्शंस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं जो कि आपके लॉ ने आपको दिए होते हैं, ठीक है। तो नागरिक अधिकार वे सुरक्षा और विशेषताएं होती हैं जो व्यक्तियों को कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि वे नागरिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग ले सकें। फिर होते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड रन फॉर ऑफिस।
तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हो जाते हैं, वोट देने का अधिकार, काम करने का अधिकार। इकोनॉमिक और सोशल राइट्स में आपका एजुकेशन, वर्क, हेल्थ, एक्सेस टू सोशल सर्विस, ये सारा आता है। अब राइट्स और ड्यूटीज का क्या लेन देन है? क्या केवल राइट्स ही इंजॉय करने के लिए बने हो? कुछ तुम लोगों की ड्यूटीज नहीं है? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे राइट्स के साथ साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली होती हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। तो अधिकारों के साथ संबंधित कर्तव्य होते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता की बात करते हुए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने का कर्तव्य भी होता है। ठीक है, तो जो हर एक अधिकार होता है ना, उसके साथ एक एक कर्तव्य भी हमारा जुड़ा होता है। फिर आ जाते हैं यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूडीएचआर क्या है? तो यूडीएचआर एक लैंडमार्क इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दैट शुड बी प्रोटेक्टेड ग्लोबली। तो इसके अंदर वो राइट्स लिखे हुए हैं जिनको पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में क्या मान्यता मिली हुई है। पूरा ग्लोब इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर प्रोटेक्टिंग, जब हमें राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? तो डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स, मैनी पीपल फेस वायलेशंस ऑफ देयर राइट्स ड्यू टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन रिमेन्स अ ग्लोबल चैलेंज। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को इतने सारे तो राइट्स दे रखे हैं, फिर भी राइट्स का क्या हो जाता है, वायलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना चौथा टॉपिक शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वह है आपकी लिबर्टी से रिलेटेड, यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है? तो यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने, बोलने और सोचने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू एक्ट, स्पीक एंड थिंक एज दे चूज, जैसा चाहें वैसा, विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ एंड द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कुछ भी बोल दिया। So there are two main types of liberty. One is negative and other is positive liberty. So negative liberty क्या कहती है? Freedom from external interfere, यानी कि मेरा एक पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस का मतलब ये होता है कि मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, ठीक है, कैसी भी वेशभूषा रखूं, मतलब मैं, ठीक है, कैसे भी अपने बाल रखूं, और कुछ भी मैं पढ़ाई करूं, किसी भी भगवान की मैं पूजा करूं, ये सारा मेरा पर्सनल स्पेस में आता है। ठीक है, अब ये जो पर्सनल स्पेस है मेरा, इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव लिबर्टी की अवधारणा है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेयर। और वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, पॉजिटिव लिबर्टी में आता है एबिलिटी टू एक्ट इन वेज दैट फुलफिल वंस पोटेंशियल। पॉजिटिव लिबर्टी में ये है कि जो इंसान हर एक इंसान के अंदर क्षमताएं होती हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है ना, कोई टीचर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है। अब ये हमारी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हैं उनको उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उचित संसाधन, उचित अवसर लोगों को प्रदान किए जाएं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। उचित संसाधन और उचित अवसर लोगों को प्रदान किए जाएं, यह होती है आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक का मतलब होता है इंसान का जो पर्सनल है, जो उसका स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। और सकारात्मक में होता है कि इंसान के पास इतनी क्षमता हो कि वो क्या कर सके, अपना जो भी, मतलब जो उसकी सॉरी, इंसान के पास इतने अवसर और संसाधन हो कि वह अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव लिबर्टी आ जाता है दैट इट इज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट और इंटरफेयर। तो किसी भी प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट का, किसी प्रकार की पाबंदी का और हस्तक्षेप की अनुपस्थिति इसके अंदर होती है, तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। और पॉजिटिव लिबर्टी में इंसान के पास, उसको इतनी कैपेबिलिटी मिलनी चाहिए, इतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी वन फ्री विल के हिसाब से वो काम कर सके और मास्टर हो अपनी लाइफ का, इंक्लूडिंग एक्सेस टू रिसोर्स उसको मिले और उसको अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके। अब ये नहीं है कि सरकार ने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं कर रहा तेरे अंदर इंटरफेयर, तू अपने घर में रह और कुछ भी कर, हम नहीं कर रहे इंटरफेयर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सरकार हमें नौकरियां देना बंद कर देगी। ठीक है, सरकार हमें नौकरियां देना बंद कर देगी या सरकार हमारी एजुकेशन के लिए काम करना बंद कर देगी। तो सरकार को हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज देने पड़ेंगे। यही होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद हम बात करेंगे लिबर्टी और लॉ की। अब क्या स्वतंत्रता और कानून का कोई रिलेशनशिप है?
यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि लिबर्टी एब्सोल्यूट है कि एक बार मुझे लिबर्टी मिल गई तो अब तो भाई हो गया काम। तो लिबर्टी मस्ट बी बैलेंस्ड विद लॉ, तो कानून के साथ लिबर्टी का एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरों को हमें कभी भी हार्म नहीं करना है। लिबर्टी और अथॉरिटी का क्या मतलब है? तो लिबर्टी एंड अथॉरिटी दे आर ऑफन इन टेंशन। अथॉरिटी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। अब अगर समाज में मेंटेन करके रखना है ऑर्डर, तो अथॉरिटी तो चाहिए ही होगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी ही पड़ेंगी, नहीं तो लोग स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों के घर में ही घुस जाएंगे। ठीक है। स्वतंत्रता का प्राधिकरण अक्सर तनाव में होता है। प्राधिकरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम क्या करें, स्वतंत्रताओं को सीमित करें। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? तो स्वतंत्रता का यह स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि हम स्वतंत्र रूप से भाषण दे सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो जो व्यक्ति को सरकार की सेंसरशिप या सजा के डर के बिना अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। तो देखा है ना कि जो मीडिया है वो कैसे खुलेआम सरकार की बुराई कर लेती है। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी मैं भी चाहूं तो मैं किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। तो स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक अवसरों से भी संबंधित होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो। लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है ये भी कनेक्टेड होते हैं। इस पे ना आपको शॉर्ट नोट आ जाता है ना, लिबर्टी एंड इक्वालिटी पे अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है। तो लिबर्टी और इक्वालिटी दे आर इंटरकनेक्टेड। व्हाइल लिबर्टी एंश्योर्स फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, इक्वालिटी इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ठीक है, हर किसी को क्या मिले? समान अवसर मिले, यह होती है आपकी समानता। और स्वतंत्रता होती है कि व्यक्तियों को स्वतंत्र हो व्यक्ति कहीं भी आने जाने के लिए। अब लिबर्टी क्या चैलेंज फेस करता है? तो लिबर्टी चैलेंज फेस करता है एक्सटर्नल फोर्सेस से, जैसे कि अगर कभी कभी सरकार बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। जैसे कि हम लोग जेंडर का देखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो सोसाइटी में पहले से चले आ रहे हैं, वो समाज का अंग बन चुके हैं। ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, लड़कियों को घरों में काम करना चाहिए, लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कों को बाहर काम करना चाहिए, क्या लड़के खाना नहीं बना सकते? तो ये सारे के सारे जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, इन्हें हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज कर देते हैं लिबर्टी को और समानता को भी चैलेंज करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों इक्वालिटी। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इक्वालिटी है। यहाँ पर आप लोग इक्वालिटी की डेफिनेशन देंगे कि जो इक्वालिटी है वो प्रिंसिपल होता है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स के पास होनी चाहिए, ताकि उनको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, आइडेंटिटी एंड सर्कमस्टेंसेज। उन लोगों का कुछ भी बैकग्राउंड हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनको क्या मिल सके? इक्वालिटी मिल सके। तो समानता उस सिद्धांत को कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों को उनके पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थितियों के बावजूद समान अधिकार, अवसर और उपचार मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्वालिटी की। तो यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक और लीगल इक्वालिटी होती है। अब यहाँ पर हर किसी को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है दैट ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जैसे कि हर किसी का जो वोट है, राइट टू वोट तो है, अब हर किसी का जो वोट है उसकी वैल्यू तो सेम ही है। तो ये आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी में आता है। ठीक है। फिर होती है आपकी सोशल इक्वालिटी, यानी कि हर किसी को समाज में सोशल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे कि हर किसी को एजुकेशन, हर किसी को हेल्थ केयर मिलता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। इकोनॉमिक में आता है कि हमें रिड्यूस करनी है डिस्पैरिटीज, यानी कि रिच और जो हमारे पुअर हैं उनके बीच का जो गैप है उसे हमें क्या करना है बच्चों? उसे हमें रिड्यूस करना है। फिर आती है आपकी लीगल इक्वालिटी, यानी कि आपकी कानूनी समानता। यह क्या सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को कानून के तहत समान रूप से क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। कानून के समक्ष सभी लोग समान होने चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं लीगल इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसरों की समानता, कि अगर किसी को आईएएस बनने का अवसर दिया जा रहा है तो हर किसी को आईएएस बनने का अवसर दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ लोग रिजर्वेशन की बोलने लग जाएंगे कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो कहाँ से अवसरों की समानता के लिए है।
अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है इक्वालिटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इक्वालिटी फोकस करती है ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करना, और इक्विटी कहती है कि फेयरनेस लेकर आओ, फेयरनेस। तो यहाँ पे फेयरनेस में हम रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं कि फेयरनेस लाने के लिए वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, फीमेल्स को। उसके बाद होता है अचीविंग, अब समानता को प्राप्त करने में क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है। मैनी चैलेंजेस जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और सोशल हायरार्कीज जो हैं, ठीक है, सोशल हायरार्की वही जो मैंने बताया था, समाज ऐसा है, तो वो सब इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इक्वालिटी की सोसाइटी में? तो सोसाइटी के अंदर सोशल हार्मनी, सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें, सोसाइटी का प्रोग्रेस हो, सोसाइटी में जस्टिस आए, ठीक है। तो इन सारी वजह से जो है सभी व्यक्तियों के लिए एकता और निष्पक्षता का जो एहसास हमें कराती है समानता। अब यहाँ पर जो आपका एमपीएस के और भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, एमपीएस 001, 2, 3 एंड 4 सबके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज .com को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको वेबसाइट का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपने एमपीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं।